का डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल मनोविज्ञान के साथ आपका एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शैशवावस्था और उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया था और कुछ शारीरिक विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो दूसरा सोपान है यानी अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार जो हमारा दूसरा सोपान है अवस्था का, वह है बाल्यावस्था। तो आज हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था क्या है और इसका अवधि कितना होता है, कितनी टाइमिंग होती है। दोस्तों, हम लोग अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो अर्नेस्ट जोन्स ने कहा है कि बाल्यावस्था का जो टाइम होता है वह 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है, यानी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था माना जाता है। यानी शैशवावस्था जब समाप्त होता है तब क्या शुरू होता है, बाल्यावस्था। यानी पहली जो अवस्था है, पहली जो सोपान है वो शैशवावस्था है और जो दूसरी सोपान है हमारी वह बाल्यावस्था है। इसमें बालकों का निर्माण होना शुरू होता है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक अपने परिवार के सदस्यों के बीच रहता है अधिकांश टाइम, लेकिन बाल्यावस्था में वह परिवार से निकल करके विद्यालय में, समाज में और भी अन्य दोस्तों में आता है, जहाँ पे जो उसका विकास है वह विकासों में जो विकास शैशवावस्था में तेजी से हुई है और इस अवस्था में आकर के वह विकास में दृढ़ता प्रदान होती है, अर्थात वह विकास मजबूत होता है। हालांकि दोस्तों, इस अवस्था में विकास की गति शैशवावस्था की अपेक्षा थोड़ी सी मंद हो जाती है, रुकती नहीं है बल्कि मंद हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में उन चीजों का निर्माण होता है, यानी वह चीज क्या होते हैं, मजबूत बनते हैं। तो बाल्यावस्था सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके उपनाम क्या क्या है। पहला जो बोला गया है उपनाम वह है हमारा प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इस अवस्था में बालक सबसे पहले यानी नियमित रूप से विद्यालय जाने लगता है। शैशवावस्था में भी कुछ बालक जाते हैं लेकिन नियमित रूप से नहीं जा पाते हैं, लेकिन नियमित रूप से जो विद्यालय जाने की अवस्था है वह बाल्यावस्था है। बालक को उसके माता पिता उसका प्रवेश विद्यालय में करवाते हैं, प्रवेश उसका विद्यालय में कराते हैं, एडमिशन कराते हैं और बालक नियमित रूप से विद्यालय में जाकर के शिक्षा प्राप्त करने लगता है। इसीलिए इसको प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहा गया है। अगला है जीवन का निर्माणकारी काल। क्यों कहा गया है दोस्तों? शुरुआत में बालक जो रहता है वह कहाँ रहता है, परिवार में। परिवार के बाद बालक कहाँ आता है, विद्यालय में जाना शुरू होता है और इस विद्यालय में जाने के बाद वह समाज में भी आता है और अन्य जो उसके मित्र हैं उन मित्रों के बीच में भी आता है। यानी अब बालक का निर्माण होना शुरू हुआ, क्योंकि बालक को अब नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी तक उनको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा था बालक को वो परिवार के सदस्यों के द्वारा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब शिक्षकों के द्वारा होगा, समाज के सदस्यों के द्वारा होगा और उसके मित्रों के द्वारा होगा। जबकि हम यह भी जानते हैं कि जॉन डीवी, एक शिक्षा जो शास्त्री हैं जॉन डीवी, उन्होंने कहा भी है कि विद्यालय जो है वह समाज का लघु रूप होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि विद्यालय में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोग आते हैं और एक साथ बैठ के ग्रहण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय जो है वो समाज का क्या है, छोटा रूप है या छोटा इकाई है। तो बालक का वहां समाजीकरण होना शुरू होता है, यानी बालक समाज के आदर्शों, नियमों और मूल्यों को जानना शुरू करता है और नए ज्ञान की प्राप्ति होती है जो पहले उसके पास नहीं थी। अर्थात अब जो उसके जीवन का निर्माण काल कहा जाए तो इसी अवस्था में शुरू होता है, यानी भावी जीवन के लिए यानी फ्यूचर के लिए जो वो इसी अवस्था में तैयार होना शुरू होता है। अगला है जीवन का अनोखा काल। हम यह देखते हैं
कि जब बालक विद्यालय जाता है और विद्यालय से समाज में, समाज से अन्य लोगों के पास पहुंचता है, अपने समूह में मित्रों के पास जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो बड़ा विचित्र होते हैं, अनोखे होते हैं। रोज एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, रोज वो एक नया उद्देश्य को लेकर के आगे जाता है, विद्यालय में जाता है और रोज कुछ नई चीजें सीखता है। और जब वह घर आता है और परिवार में बात करता है तो उसकी बात करने से यह पता चलता है कि आज कुछ नया सीखा है, विचित्र सीखा है। यानी जो परिवर्तन होते हैं वह अनोखे तरीके से होते हैं दोस्तों, अचानक होते हैं। इसलिए इसको जीवन का क्या कहा गया है? अनोखा काल कहा गया है। अगला है खेलने की आयु, जिसका उपनाम है यह क्या है? खेलने की आयु। देखिए, इसके पहले शैशवावस्था की बात करें तो उसमें क्या था? खिलौनों की आयु। मतलब क्या था? बच्चा खिलौनों के साथ ज्यादातर खेलता था, तो उसको उस अवस्था का जो उपनाम दिया गया था वो खिलौनों की आयु दिया गया था। लेकिन इस अवस्था में बालक सबसे ज्यादा खेलता है। इस अवस्था में यानी 6 से 12 वर्ष तक का जो बालक होता है वह सबसे ज्यादा खेलता है, इसलिए इसको खेलने की आयु बोला गया है। और ऐसे खेल खेलता है जो खुद से निर्माण करता है, खुद का निर्माण किया हुआ खेल वह ज्यादा खेलना पसंद करता है। आपको याद भी होगा कि विद्यालय की वह समय यानी जब आप बाल्यावस्था में थे, बालकाल में थे, तो विद्यालय में भी बहुत सारे खेल आप निर्माण कर लेते थे। आज जहां हम लोगों के पास खेलने के लिए संसाधन है तो हम लोग उस खेल को नहीं खेल पाते हैं। वहां पे बिना संसाधन के हम लोग किसी तरह से साधनों का उपयोग करके यानी संसाधन उपलब्ध करके हम लोग खेल खेल लेते थे। जैसे कागज के टुकड़े को फाड़ करके उसमें बहुत सारे शब्द लिख करके चोर, राजा, रानी, सिपाही, ये बहुत सारे खेल हम लोग खेलते थे। और एक बताते हैं कि स्टैन नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, जो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। उन्होंने कहा क्या है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। यानी जितने भी खेल होते हैं उतना खेल एक 10 वर्ष का बालक लगभग खेल चुका होता है। घर में भी आप देखे होंगे कि बालक जो खेलता है वह नए चीजों के साथ खेलता है। अगर किसी को ताश की पत्तियों को देख गया, अगर जिद करने लगा ताश की पत्तियों को खेलने के लिए, तो अगर माता पिता ने उसे डांट दिया, बोल दिया, तो क्या करते थे बालक? आपको भी याद होगा और आपने भी ऐसा किया होगा कि माचिस की डिब्बे को ऊपर से काट करके और उसकी पत्ती बना करके और उसके साथ खेलते थे हम। और जहां कांच की गोलियों से खेलने का सवाल था दोस्तों, अगर कांच की गोलियां खेलने के लिए अगर खरीदने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं रहते थे तो हम लोग मिट्टी की गोलियां बना करके खेल लेते थे। तो कहने का मतलब क्या है? जो खेलने की जो आयु है वो ऐसी आयु है कि जो हम खुद से निर्माण करके खेल खेलते हैं। हमको वैन चाहिए, हमको एक मोटर गाड़ी चाहिए, तो हम यह भी निर्माण करते थे। उस समय इस खेल का निर्माण करते थे। याद होगा कि टायर का वो साइकिल का जो टायर होता था, चाहे भी किसी चीज का टायर होता था, उसके साथ हम खेलते थे। या अगर हमको कोई वैन बनाना है, गाड़ी बनाना है, तो पुराने स्लीपर्स को काट करके पहिया बनाते थे और बांस के उस लकड़ी को जोड़ करके एक मोटर गाड़ी हम तैयार करके और उसके साथ खेलते थे। तो बहुत सारे ऐसे खेल थे जो हम लोगों के द्वारा खुद बनाए गए थे और वही खेलना हम लोग क्या करते थे? पसंद करते थे। इसीलिए इसको खेलने की आयु कहा गया है, क्योंकि वास्तव में बालक सबसे ज्यादा खेल खेलता है। अगला है समूह की अवस्था, मतलब ग्रुप एज, समूह की आयु। इस अवस्था में बालक जो होते थे वह समूह बना के रहते थे, ग्रुप बना के रहते थे। लड़कों का अलग ग्रुप रहता था, लड़कियों का अलग ग्रुप रहता था। आपको याद भी होगा विद्यालय में कि आप 5-6 लोग, 7 लोग क्या होते थे? एक साथ रहते थे और कोई भी कार्य करना रहता था तो वो 5-6 लोग एक साथ मिलकर वह कार्य करते थे। किसी को परेशान भी करना रहता था तो वह साथ मिलकर करते थे। मतलब क्या? हर लड़कों का एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप में सदस्य होते थे। यानी वहां पे लड़कों का अलग होता था, लड़कियों का ग्रुप अलग होता था। समूह की विशेषता भी आपको बता दें, आपको याद भी होगा कि उस समय विद्यालय में आगे के सीट पे बैठने के लिए होड़ लगी रहती थी। तो समूह का कोई भी बालक जब पहले विद्यालय पहुंचता था तो अपने अन्य समूह के सदस्यों के लिए क्या करता था? जगह कवर कर लेता था, चाहे बुक रखकर चाहे कॉपी रखकर। तो यह जो समूह की अवस्था थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, इससे यह अनेक ग्रुप बनाकर के बच्चे रहते थे, तो इसको समूह की अवस्था कहा गया है इस काल को। अगला है मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठ।
और परिपक्वता का मतलब क्या होता है? बड़ा होना, यानी मेच्योरिटी कहते हैं हम इसको, यानी परिपक्व होना, बड़ा होना। तो मिथ्या का मतलब झूठ और परिपक्वता मतलब बड़ा होना। मतलब क्या है इसका? कि झूठ मूठ का बड़ा होना, यानी बालक इस काल में दिखाना चाहते थे कि हम बड़े हो गए, हम सब कुछ जान गए। क्यों? जब विद्यालय से आते थे या बाहर कोई खेल खेल के आते थे परिवार में, तो सबको क्या करते थे? आप लोग आइए बैठिए, हम बताते हैं एक चीज आप लोग नहीं जानते हैं। मतलब बालक को ये लगता था कि हम बड़े हो चुके हैं, हम सब कुछ जान गए, यानी झूठ मूठ का हुआ बड़ा होने का दिखावा करता था। इसलिए इसको मिथ्या परिपक्वता का काल भी बोला गया दोस्तों। अगला है वैचारिक क्रिया की अवस्था। दोस्तों, वैचारिक क्रिया की अवस्था का मतलब क्या है? शैशवावस्था में बालक भले ही किसी चीज को पसंद करता हो, आप जो भी चीज दे दीजिए बालक उसे खा लेता है, खेलता है उसके साथ, कोई भी पीने के लिए कोई चीज दीजिए पी लेता है। लेकिन इस अवस्था में बालक अपने विचारों को प्रकट करना शुरू कर देता है। मतलब क्या है कि अगर आप उसको मार्केट ले जा रहे हैं तो बालक अपने विचार प्रस्तुत करता है कि हमको यह वाला खिलौना नहीं, यह वाला खिलौना चाहिए, हम यह नहीं खाएंगे, हम यह चीज खाएंगे। यानी अपने विचारों को रखना जिस अवस्था में शुरू करता है, उस अवस्था का नाम दोस्तों बाल्यावस्था है। इसलिए इसको वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा गया है। अगला है मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था का मतलब क्या है? प्रेजेंट, वर्तमान। मूर्त का मतलब क्या है? वर्तमान। वर्तमान की जो चीजें हैं सामने स्पष्ट जो चीजें दिखाई दे रही हो उसके बारे में सोचिए। जबकि शैशवावस्था में क्या था कि अमूर्त चीजों के बारे में बालक जो चिंतन करता था वो अमूर्त चीजों के बारे में सोचता था, ऐसी चीजों के बारे में कल्पना करता था जो वास्तविक नहीं था, क्योंकि उस समय बालक कल्पना और वास्तविक जगत में अंतर नहीं कर पाता था। लेकिन बाल्यावस्था में आकर के बालक जो स्पष्ट रूप से अपने सामने, प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने जो देखता था उसी को पसंद करता था और उसी को मानता था। इसीलिए इसको कहा गया था मूर्त चिंतन की अवस्था। अगला है प्रतिद्वंदात्मकता की अवस्था। प्रतिद्वंदात्मकता का मतलब दोस्तों लड़ाई झगड़ा नहीं है। प्रतिद्वंदात्मकता का मतलब है कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। यानी समूह में 5 लोग हैं, 5 लोगों की मित्रता है, लेकिन जहां पे रिजल्ट की बात आ गई, जहां पे एग्जाम देने के बाद रिजल्ट देखने की बात आ गई, तो सब लोग यही चाहेंगे कि हम इससे ज्यादा नंबर पाए हों, हम इससे तेज हों। अगर उस ग्रुप का कोई बच्चा 1 नंबर 2 नंबर अधिक पा जाता है तो हम अपने आप पे गुस्सा करते हैं और हम यह सोचते हैं कि अगली बार इनको आगे नहीं जाने देंगे, अगली बार हम इनसे अच्छा करके दिखाएंगे। तो अब इस तरह से प्रतिद्वंदी होते हैं जैसे कि कार्य कोई एक ही रहता है और उसको फाइनल करने वाले कई लोग रहते हैं, यानी कई लोग उसकी चाह में होते हैं और अपने में क्या करते हैं, होड़ लगी रहती है कि हम आगे इनसे निकलेंगे और वो कहता है कि हम आगे इनसे निकलेंगे। इसीलिए दोस्तों इस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मकता की अवस्था भी कहा गया है। नेक्स्ट जो है वह शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल क्यों है दोस्तों? क्योंकि शैशवावस्था में बालक जब जन्म लेता है तो बिल्कुल असहाय होता है और जो शिक्षा उसकी पूरी होती है वह उसके परिवार से होती है। और कहा भी गया है कि जो बालक का प्रथम पाठशाला है वह उसका परिवार होता है और माता जो होती है उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। लेकिन बाल्यावस्था में बालक जब नियमित रूप से विद्यालय जाने लगता है तो वह शिक्षकों के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करने लगता है, समाज के लोगों से आकर के संपर्क में आकर उनसे ज्ञान ग्रहण करने लगता है। यानी इसके पहले एक चीज और भी बता चुके हैं कि इसका मानसिक विकास, बालक का जो मानसिक विकास होता है जितना भी होना रहता है उसका आधा शैशवावस्था में हो चुका होता है। तो जबकि मानसिक विकास बहुत अच्छी हुई होती है शैशवावस्था में, इसलिए शिक्षा जो प्रदान की जाती है बाल्यावस्था में उसको जो ग्रहण करते हैं बालक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसलिए इसको शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल भी बोला गया है। यानी गुडेनर का कथन भी है शैशवावस्था के लिए कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है और इस अवस्था में बालक क्या होने लगता है, विद्यालय जाने लगता है, विद्यालय के शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करने लगता है और उस शिक्षा का प्रयोग और अपने जीवन काल में करने लगता है। तो इसलिए इसको शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल बोला गया है। कुछ मनोवैज्ञानिक है दोस्तों जैसे कॉल सेनिक,
उन्होंने क्या कहा है, देखिए कि बालक को आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से नैतिक शिक्षा मिलती है। मतलब बाल्यावस्था के जितने बच्चे हैं उनको अगर ऐसी कोई कहानी बताया जाए जो उनको आनंदित कर दे, उनको आह्लादित कर दे, उनको खुश कर दे, तो उस बालक को उनसे नैतिक शिक्षा मिलती है। ऐसी कहानियों में लोग उस ऐसी चीजों को डाल देते थे जिससे बच्चे का आचरण और व्यवहार अच्छा हो, ना कि दूषित हो। दूसरा देखिए आइंस्टाइन ने क्या कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। यानी एक 10 वर्ष का बालक इनके अनुसार लगभग सभी खेल अपने जीवन काल का खेल चुका होता है। तो दोस्तों यह था आज बाल्यावस्था का संक्षिप्त परिचय, उपनाम। आगे पार्ट 2 में वीडियो में हम मिलेंगे इसकी विशेषताओं के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।